हाँ जी, ये भी 2025, ये आपके पास बेसिक ईपीएस 2024। वो इधर देखो, अब छोड़ दो कहानियां। असद क्या दिखा रहे हो? अच्छा, मैंने कहा शायद वो तैयब बड़े गौर से देख रहा था। आप लोगों ने ये प्रिंट नहीं करवाया अभी तक पास पेपर? चले, चलो यहां से देख लो, थोड़ा और हाईलाइट कर देता हूं मैं। अच्छा देखिए, इसमें 8 नंबर का सवाल आया था, उसने कहा था बेसिक ईपीएस फाइंड करें, और इसका बी पार्ट 8 नंबर का सवाल आया, वो कहता है जी डाइल्यूटेड ईपीएस फाइंड करें, शो ऑल वर्ग 2024 का। यानी बेसिक ईपीएस का उसने सवाल अलग से 8 नंबर का दे दिया, और डाइल्यूटेड ईपीएस का उसने अलग से 8 नंबर। तो जी मौजे करो, पास हो जाओ बस, ठीक है। अब लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं आप जो मर्जी कर लें, हम नहीं होने। पहले ए पार्ट करते हैं ध्यान से। अब ना, जब तक ये दोनों पार्ट नहीं होते बोलना नहीं है किसी ने, आपस में भी बातें नहीं करनी, ठीक है। The following information related to WL has been gathered the calculation of retainer। आधी से ज्यादा तो उसने कैलकुलेशन ही दे दी। कहता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 190 मिलियन। मैं कुछ बातें जो याद रखोगे तो काम जल्दी होगा। अर्निंग को ठीक करने के लिए ज्यादातर 2 काम करने पड़ते हैं। एरर हो तो प्रॉफिट ठीक करते हैं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो तो उनका डिविडेंड माइनस करते हैं, बस यही अर्निंग के साथ यही होता है। और वेटेज नंबर ऑफ एवरेज शेयर फाइंड करने के लिए हमें वो एक वर्किंग करनी पड़ती। ईपीएस में है ही नहीं और कुछ। अब कहते हैं, वो कहता है 1 जनवरी को आपके पास 12 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर थे, 1 मिलियन प्रेफरेंस शेयर थे जिसकी पार वैल्यू है 100 रुपए। डिविडेंड हो या इंटरेस्ट हो हमेशा पार वैल्यू पे अप्लाई होता है। डिविडेंड हो या इंटरेस्ट हो कभी भी फेयर वैल्यू पर अप्लाई नहीं होता, हमेशा पार वैल्यू या फेस वैल्यू जिसे हम कहते हैं। These shares are irredeemable और cumulative dividend 20%। मतलब इसका तो डिविडेंड हमने लेना ही लेना है, कम्युलेटिव डिविडेंड लेंगे और माइनस कर देंगे। 1.4 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स, 100 है उसकी पार वैल्यू। कहता है ये है नॉन कम्युलेटिव 25%। ये तब लेंगे अगर डिक्लेयर्ड हो, अगर डिक्लेयर नहीं होंगे तो इग्नोर कर देंगे, अगर डिक्लेयर होंगे तो इसका भी डिविडेंड लेकर माइनस कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल 24 को आपने शेयर स्प्लिट कर दिए 2 for 1। इसकी इतनी इंफॉर्मेशन काफी है, आगे जो कुछ बताया है वो सब की सब फजूल बात है। जब शेयर स्प्लिट करते हैं बस हमें इतना ही पता होना चाहिए ना कि कितने शेयर कितने में स्प्लिट हो गए, उसकी फेयर वैल्यू कौन सी गिवन है, उसकी पार वैल्यू कौन सी गिवन है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। फिर वो कहता है 1 अगस्त 24 को आपने राइट शेयर इशू किए, 1 राइट शेयर फॉर 3 ऑर्डिनरी शेयर 65 रुपीज के ऊपर, जिसकी एंटाइटलमेंट डेट है 1 सितंबर। मार्केट पर शेयर इमीडिएटली अनाउंस और दिस, हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, एंटाइटलमेंट, डेट भी एंटाइटलमेंट वाली और वैल्यू भी एंटाइटलमेंट। फिर उसके बाद वो कहता है 2024 में जो डिक्लेयर है, WL डिक्लेयर्ड एंड पेड 25% नॉन कम्युलेटिव डिविडेंड। डिक्लेयर एंड पेड इसका मतलब है इसको भी हमने कंसीडर करना है। एक बात इंटरेस्टिंग, ये सिर्फ वो लोग बताएंगे जिनको पता है, बाकी खामोश रहेंगे। 18 फरवरी 2025 अगला साल आ गया, 18 फरवरी 2025 20% बोनस शेयर्स हैं बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या इस रेशो को हम 2024 में इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश होने के बाद है, ऑडिट रिपोर्ट के बाद है, फिर इग्नोर कर दो। और पिछले साल का 2023 का ईपीएस भी गिवन,
2023 के ईपीएस का क्या करेंगे? रीस्टेट करेंगे। सवाल के अंदर तो उसने कहा ही नहीं, फिर भी करेंगे। सिर्फ कब नहीं करते? जब वो मना करे या पिछले साल की इंफॉर्मेशन। वो इतनी आसान आसान बातें होती हैं, बस चंद बातें याद रखें, लेकिन आपका दिमाग है कि पता नहीं उसके अंदर कोई स्पेस ही नहीं है, मुझे लगता है कि जो आप याद रखो चीजें। वही बातें ना करो प्लीज। सवाल मुझसे पूछो, मुझे भी आता है, या कोई और पर्सनल बात है तो नहीं, तो फिर इधर फोकस करो। चलिए जी, नहीं मैंने कहा कोई होती है, 1000 पर्सनल बातें होती हैं। अच्छा, इसके अंदर जरा गौर फरमाएं, 8 नंबर का ये सवाल था, इसके अंदर कोई एक टेक्निकल बात भी नहीं है। 3 एडजस्टमेंट फैक्टर है, एक सप्लेट का, एक राइट शेयर का और एक बोनस। और जो 2 दफा हमने नए शेयर इश्यू करने, अर्निंग को दोनों, अर्निंग में से दोनों डिविडेंड माइनस कर देते हैं, अर्निंग क्लियर। फिर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग कर लेते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे, और यही तीनों फ्रैक्शन पिछले साल के ईपीएस पर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर होगी बात? चलिए जी, इसका हल करने का क्या तरीका होगा पेपर में? ये है आपका पहला पेज। ये पेपर में क्वेश्चन का नंबर था जी, ये 7 था शायद, 7। पेपर में ये 7 नंबर था और इसका ए पार्ट था, ऐसे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले जो WL जो भी नाम होगा, उसने रिक्वायरमेंट में देखें, जो रिक्वायरमेंट की लाइन में वर्डिंग है उसी को पकड़ेंगे। वो कहता है बेसिक ईपीएस टू बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम भी लिख देते हैं बेसिक ईपीएस disclosed in financial statement for the year ended दिसंबर 24। यहां पर हम लिख देंगे बेसिक ईपीएस। प्रॉपर मैंने वही आपको जिस तरह से आपने पेपर में प्रेजेंट करना है, यहां पर हम लिखेंगे अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर divided by weighted average number of, हाँ जी, पूरा फार्मूला पेपर में लिखना है। उसके बाद यहां पर हम लिख देते हैं वर्किंग नंबर 1 डिवाइडेड बाय वर्किंग नंबर 3 या 2, जो भी लिखे अपनी वर्किंग। ये आपका पहला पेज खत्म हो गया। यहां पर मैं लिख दूंगा बेसिक ईपीएस 2023 रीस्टेटेड। ये मेरा पहला पेज का, ये सॉल्यूशन का पहला पेज का फ्रेम तैयार हो गया। अब मैं जाकर वर्किंग करता हूं, आकर वैल्यू पुट करूंगा, मेरा आंसर पूरा हो जाएगा। अब मेरा नेक्स्ट पेज स्टार्ट हुआ। इससे अगले पेज के ऊपर मैंने लिखना है वर्किंग नंबर 1 और क्या। तो अगर वर्किंग नंबर 1 दोगे तो वो कौन सी वर्किंग से आपका जवाब ढूंढ कर आएगा? देखिए मेरी बात सुने, इधर सुने, मुझे बात देखें। वर्किंग नंबर 1 से ये मुराद है कि आप कोई वर्किंग करके जो वैल्यू वहां से उठाकर अपने सॉल्यूशन में लेकर जाओगे ना, तो उस वर्किंग का रेफरेंस दोगे तो उसे पता चलेगा कि फलां जगह पर इसकी वर्किंग पड़ी हुई है। जैसे मैंने यहां पर वर्किंग नंबर 1 लिखा ना, तो यहां पर मैं अर्निंग की वर्किंग करने लगा। आपके पास प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 190। इसके अंदर मैं माइनस करना है डिविडेंड, दोनों माइनस करने हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 1 मिलियन, और हर शेयर की वैल्यू कितनी है? 100, और 20% आपका ये माइनस हो जाएगा। फिर दूसरा डिविडेंड है 1.4 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना आएगा?
आप चाहो तो 190 -20 -35 उधर ही लिख देते, फिर वर्किंग का रेफरेंस नहीं देते। यहां पर क्या लिखा हुआ है, और जब मैं यहां पर जाकर लिखूंगा ना 135, और अगर एग्जामिनर को ये लगेगा कि 135 कहां से आया, तो जाकर आपकी वर्किंग नंबर 1 देख लेगा और उसमें उसकी कैलकुलेशन से मिल जाएगी। ये नहीं कि आप पहले जैसे मैंने वर्किंग 1 लिख दिया, मैंने तो इसलिए लिख दिया ना कि मैंने वर्किंग 1 यही करनी थी। आपने जो अर्निंग की वर्किंग करोगे वो रेफरेंस दे देना। ये नहीं कि जटा लगाया हुआ है कि वर्किंग 1 लिखना है, वर्किंग 3 लिखना है, ऐसा नहीं। आप यही सोच रहे थे, अच्छा, लेकिन रेफरेंस देना जरूरी होता है। अगर नहीं लिखोगे तो उसको नंबर काटने चाहिए नोट को, मैंने तो काटने चाहिए, वर्किंग का रेफरेंस ना देना, नंबर कटते हैं। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर फाइंड करने से पहले एक काम करना होता है, बताओ क्या करना होता है? एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड करना होता है, जिसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। अगर है जितनी भी है वो पहले फाइंड कर लो। उसके लिए मैंने वर्किंग का एक स्पेस छोड़ी थी, वर्किंग 2, एडजस्टमेंट फैक्टर ऐसा तब करते हैं जब एक से ज्यादा हो, अगर एक हो तो फिर ऐसा करने की जरूरत नहीं है। पहले हम लिखते हैं, बोनस लिखें या सेपरेट लिखें? कहते हैं हर एक शेयर 2 में कन्वर्ट कर दो, हर एक शेयर 2 में कन्वर्ट कर दो। फिर है राइट शेयर्स, राइट शेयर के लिए तो आपको पता है वो देखना पड़ता है काफी कुछ। किधर है राइट शेयर्स? ये 1 for 3 और कीमत है 65 और 90, बस यही चाहिए हमें। यहां पर मैं लिख दूं 90 ओवर, यहां पर थ्योरेटिकल एक्स, एक शेयर 65 का, 3 शेयर 90 वाले, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये तो पता है ना, राइट शेयर मल्टीप्लाइड बाय राइट प्राइस, ऑर्डिनरी शेयर मल्टीप्लाइड बाय फेयर प्राइस, एवरेज प्राइस डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। कितना? 80। फिर बोनस इशू 20% है, और बोनस का तो पता है ना। ये हमारी एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया। वर्किंग नंबर 3, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, 1124, 12 मिलियन टाइम। सवाल अपने सामने रखो, सबसे पहले आपने स्प्लिट किए शेयर्स 1 अप्रैल 2024, ऐसा ही है। कौन सी डेट लेते हैं? अगले जब नंबर ऑफ शेयर चेंज हो रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 90 ओवर 83.75 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, 7.73, 74। फिर अगली डेट आ गई जी 1। और अगर आपको बातें याद है ना तो सवाल तो आपके हाथ में होता है। बताओ जब स्प्लिट या कंसोलिडेट करते हैं तो क्या करते हैं? एक लाइन लगा देते हैं, कहीं कोई प्लस माइनस ना हो जाए। ये कंपल्सरी नहीं है, ये अपने के लिए सिक्योरिटी है। हाँ जी, एक शेयर को 2 में कन्वर्ट करना है, तो 12 शेयर कितने हो गए? 24। नहीं समझ लगी? समझ लगी? अब अगली डेट 1 अगस्त नहीं, फर्स्ट, क्योंकि 1 अगस्त को तो अनाउंसमेंट हुई है, एंटाइटलमेंट कब हुई है? तो 1 सितंबर वाली डेट लेनी। तो 1 अप्रैल से जाए सितंबर पे, मल्टीप्लाइड बाय 5 बाय 12, और ये 2 बाय 1 आपका खत्म हो गया।
मल्टीप्लाइड बाय 90 ओवर 83.75 मल्टीप्लाइड बाय 1.20 कितना 12.895 बताओ बताओ सारे मिलके दोबारा कर लो। ट्वेल्व पॉइंट 90 कर देते। उसके बाद अगली डेट है 1 सितंबर 20। आपने राइट शेयर इशू किए हैं 1 for 4 3 1 और 3 की रेशियो है। 1 और 3 की रेशियो है। क्या करोगे 24 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 बनेंगे तो 8 प्लस कर दें 32 के साथ टाइम कौन सा आएगा जो रिमेनिंग है, क्योंकि जो बोनस है ना वो तो अगले साल है तो 4 महीने रह गए क्योंकि 5 और 3 8 तो पूरे हो गए ना ऊपर। मल्टीप्लाई बाय 4/12 मल्टीप्लाई बाय 1.20 तो इस साल आपके पल्ले पड़ गया कितना 12 पॉइंट। चलो जी प्लस कर लो हो जाएगा हो जाएगा। डबल 4 सवाल हो गया। अब ये 8 नंबर थे आपके। आए जरा वापस चलते हैं वर्किंग। ये वर्किंग 3 थी ना क्योंकि वर्किंग 2 तो हमने एडजस्टमेंट फैक्टर के लिए तो कितना आया 4.03 ये आपका। और यहां पर आपका अगले साल का डिविडेंड कितना था 12.2 मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय 1/2 ये आ गया स्प्लिट 83.75 ओवर 90 और 1 ओवर 1.7। देखो ना वैसे ईपीएस आ रहा था पिछले साल का 12 रुपए लेकिन अगर ये वाला फैक्टर लगे तो ये भी 4.73 को इतना खास फर्क नजर है और अगर वैसे 4 और 12 का काफी डिफरेंस लग रहा था। तो ये आपका ये सोल्यूशन का पेज है ये जो आपको सामने नजर आ रहा है और जो बाकी है वो वर्किंग है। ठीक है ये वर्किंग भी इसकी कोई खास मुश्किल नहीं थी। अब आ जाते हैं अगले पार्ट पे वो थोड़ा टेक्निकल है बी पार्ट पे आ जाए। अच्छा बी पार्ट यही सवाल नहीं है दोबारा। बी पार्ट एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन और वैसे फाइंड कैसे करते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। पहली बात पोटेंशियल शेयर होल्डर हूं और उनके साथ की 3 चीजें फाइंड कर लो। इसमें एक चीज जो मैं समझता हूं कि आपके लेवल पे उसे नहीं देनी चाहिए थी बट उसने दे दी तो उस वजह से भी ये जो 49% बच्चा इसमें से नंबर नहीं पूरे स्कोर कर सका 16 में से वो इसकी वजह से होगा क्योंकि वहां से कोई ऊपर वाले सवाल से मुझे लगता है 8 में से ना बच्चों ने वहां पर कोई गलती का चांस ही नहीं था। अगर चांस था तो कुछ बच्चों ने वो बोनस शेयर की फ्रैक्शन छोड़ दी होगी। ये पॉसिबल है कि जिसको नहीं पता वो समझ रहा होगा कि 2025 का है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आई कैप की नजर में अब भला अगली फ्रैक्शन कौन सी आएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइनलाइजेशन के बाद की परसेंटेज देगा वो और बच्चे ये समझेंगे कि अगले साल की तो परसेंटेज लेते ही लेते हैं। कुछ लोगों को तो यही कंसेप्ट होगा ना वो ये नहीं देखेंगे कि डेट कौन सी है वो देखेंगे कि हाँ अगले साल की लेते तो हैं तो वो भी अगले साल की डेट वो ये नहीं देखते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट क्या है। अच्छा ये सवाल मुश्किल नहीं है बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर वो 3 चीजें फाइंड करने का है वो हमने एक फॉर्मेट में कर लेंगे हेडिंग दे लेंगे और आगे हर एक का अलग अलग कॉलम बनाते जाते हैं। सवाल देखें द बेसिक अर्निंग पर शेयर बर्बरी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 24 देखें जरा कहता है बेसिक ईपीएस उसने दे दिया
यूजिंग न्यूमिरेटर 97.7 अर्निंग आ गई एंड डिनोमिनेटर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आ गया। न्यूमिरेटर भी दे दिया, डिनोमिनेटर भी दे दिया, क्योंकि इसी में तो हमने प्लस माइनस करना होता है, और बेसिक ईपीएस भी दे दिया। कहता है फॉलोइंग गैदर्ड कंप्यूटेड द डिल्यूटेड ईपीएस। कहता है इन 2021, ये कौन सा साल है? 2024। कहते हैं 2021 के अंदर ना हमने 15% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे, 2 मिलियन, उसकी ईच विद द पार वैल्यू 200, और राइट टू कन्वर्ट ईच इनटू 8 ऑर्डिनरी शेयर्स। ईच प्रेफरेंस शेयर 8 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। कब? अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए, 2021 से चल रहे हैं, अभी तक कन्वर्ट, तो ये पोटेंशियल शेयर होल्डर हैं। क्योंकि पोटेंशियल शेयर होल्डर कब नहीं होंगे? जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी तो ये कन्वर्टेबल है, 2021 से चल रहे हैं, और कितने साल उसने नहीं बताए। और आगे हमने कहा कि जब भी कन्वर्ट हो जाएंगे, वो अक्सर स्टूडेंट ने ये समझा कि ये 2021 के, तो हो सकता है कि ये पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल वो होते हैं जो अभी कन्वर्टेबल हैं। आगे देखो 2022 में कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या फर्क होगा? टैक्स का। प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर कभी भी टैक्स फैक्टर नहीं लेते और उसके ऊपर टैक्स फैक्टर लेते हैं। कहते हैं अमाउंटिंग 120 मिलियन, द फेस वैल्यू बॉन्ड इज 100 एंड ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल 4 ऑर्डिनरी शेयर्स आफ्टर 5 ईयर्स। 2022 में 5 साल बाद देखो 27 में जाता है, तो अभी तो हम 2024 में है, तो ये भी पोटेंशियल शेयर होल्डर हुए। 2023 में ऑप्शन है, आप ना साथ वाली चेयर पे बैठ, नजर आप अपने, क्योंकि वैसे भी मुझे मोबाइल से देख रहे हो तो उसके लिए तो वो लाइट का इशू होता भी नहीं है। देखें ऑप्शन, आई कैप ने कहा है बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन के नंबर ऑफ शेयर 2.5 मिलियन ले लिए। क्या हम वही ऑप्शन वाले लेते हैं? हम तो एक फार्मूला लगाते होते हैं। अब देखते हैं इन 23 issued option to buy 2.5 million ordinary shares, 18 रुपए पर शेयर for the 5 years which has been exercised, which has not been yet exercised। कहता है अभी तक हमने उसको एक्सरसाइज नहीं किया। अच्छा, जब तक इसकी एवरेज मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस दोनों ना गिवन होना, तो हम इनको समझेंगे ये बराबर है, और अगर अलग अलग गिवन हो गए तो फिर नीचे गिवन है वैसे एवरेज मार्केट प्राइस, एवरेज मार्केट प्राइस एंड पे गिवन है 5वें पॉइंट के ऊपर 20 रुपए, और एक्सरसाइज प्राइस है 18 रुपए। बताओ एक्सरसाइज करेंगे या नहीं? एक्सरसाइज प्राइस 18 रुपए है, एवरेज प्राइस 20 रुपए है, करेंगे या नहीं? कब करते होते हैं? जब एक्सरसाइज प्राइस है। एक्सरसाइज प्राइस पे देख लिया करो, कम पे एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा पे एक्सरसाइज नहीं करते। ठीक होगी बात? आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा ये पॉइंट गलत हुआ बच्चों का। अब देखते हैं कि आप इसको पिक कर पाते हो या नहीं। आपके अबावदाद ने तो गलती की है। अब आपको देखते हैं कि आप उनके नक्शे कदम पर चलते हो या नई सोच लेकर आते हो। इन जनवरी 24 BL issued 1 million 20% irredeemable non-cumulative preference shares, each with the par value 100. Each preference shares convertible into 3 ordinary shares. No dividend has been paid. इसका मतलब है not declared. Not declared. बताओ, अब नॉट डिक्लेयर्ड है और नॉन कम्युलेटिव है। हाँ, इररिडीमेबल भी है लेकिन नॉन कम्युलेटिव है। ठीक है, क्या है? नॉन कम्युलेटिव। इसकी जो अर्निंग है, इसका जो डिविडेंड है वो तो 2024 में आना ही नहीं है। तो अर्निंग जब सेव होगी तो क्या अर्निंग सेव हुई? इसका तो डिविडेंड आना ही नहीं था, तो डिक्लेयर ही नहीं हुआ। तो इसका भी जो अर्निंग इन द चेंज है ना, वो 0 है। अगर उसका डिविडेंड आता होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो हम कहते हैं कि अगर ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ये डिविडेंड सेव हो जाएगा। ये तो डिविडेंड ही नहीं है, तो सेव किया हुआ।
तो ये सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आई कैप के कमेंट्स भी यही हैं कि बहुत सारे बच्चों ने इस चीज को कंसीडर नॉन कम्युलेटिव और डिक्लेयर भी नहीं है। हमारे एसओपीएल के अंदर या अर्निंग के अंदर ये तो डिविडेंड आया ही नहीं, और हम कहते हैं कि अगर ये कन्वर्ट हो जाता तो डिविडेंड सेव हो जाएगा। वो तो डिविडेंड पहले ही सेव है, तो इसका मतलब है इसके कन्वर्ट होने या ना होने से 2024 के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ 2025 में अगर वो डिक्लेयर कर देता फिर 2025 में देखा जाएगा, ठीक होगी बात। तो इसके अंदर उसके बाद एवरेज मार्केट प्राइस गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैंकिंग करते हैं ना। तो आए जरा वन बाय वन करते हैं। जो सबसे पहले किसको पकड़े आप ना, अगर आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन में टाइम कम लगे, क्योंकि 4 चीजें है ना रैंक बनाने पड़ेंगे, 4 है, तो आप ऐसा कर लो, यहां पर लिख लो इंक्रीज इन अर्निंग, और यहां पर लिख लो इंक्रीज इन शेयर्स, और यहां पर लिख लो इंक्रीज इन ईपीएस। डन। और इसके ऊपर पहला कौन सा था, पहला रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल सबसे पहले अर्निंग कितनी, अर्निंग 15%, 2,200,000 रुपए। तो 2 मिलियन है, हर की वैल्यू 200 रुपए है, और डिविडेंड कितना सेव हो जाएगा 15%। कितनी अमाउंट आ गई, ये आ जाएगा इंक्रीज इन अर्निंग। नंबर ऑफ शेयर्स कहते हैं हर शेयर 8 मिलियन में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 8/1। ये बात समझ लग रही है। और इंक्रीज इन ईपीएस 3.75, ये बाद में रैंकिंग करते हैं। ये आ गया प्रेफरेंस शेयर्स का, यही करते हैं ना, इंक्रीज इन अर्निंग, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स और इंक्रीज इन ईपीएस। आगे चलते हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड है। हाँ जी, वो कहते हैं 8.5% रेट है, 120 मिलियन है, और हर 100 रुपए के बदले कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू 4। तो क्या करें, 120 मिलियन, पहले तो अर्निंग लिखते हैं ना, अर्निंग कितनी होगी 120 मल्टीप्लाइड बाय 8.5%, कितना आ गया, 10.10. और 120 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 4/100। So would you say 70% ये तो फिर given होता है? अच्छा टैक्स गिवन है, नहीं तो टैक्स तो है ही नहीं। अगर टैक्स गिवन होगा तो 70% लेंगे, अगर नहीं given तो नहीं लेना। टैक्स है ही नहीं तो हमें क्या पता टैक्स का रेट क्या है। एक ही given है जितने क्वेश्चन में पूछी गई है सेम ही था। तो सेम था तो इसमें तो नहीं है ना, टैक्स होगा तो लेंगे वरना नहीं लेंगे। हाँ जी, कितना कितना आ गया, 120 मल्टीप्लाई बाय 4/100, 4 पॉइंट, और इंक्रीज इन 10.2 डिवाइड बाय 4.8, 2.13. उसके पास आ जाए ऑप्शन इंक्रीज इन अर्निंग 0, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स कैसे करेंगे, 2.5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 20 माइनस 18, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 20 माइनस 18 डिवाइड बाय 20, 0 पॉइंट, और ये कितना आ जाएगा। सारा मसला यहां पर था, 4/100 क्यों किया, हर 100 के बदले 4 शेयर देने हैं, तो पहले नंबर ऑफ 100 तो बनाओ। तो मंथ का रेट पे भी लेते और मंथ का लेते, लेकिन ये तो वो करंट ईयर वाले मंथ लेते हैं बस, पिछला कोई मंथ नहीं लेते, करंट ईयर के मंथ का फैक्टर लेते होते हैं बस। हाँ जी, ऑप्शन के बाद आ गया नॉन कम्युलेटिव, बस इसके अंदर प्रॉब्लम था, बाकी सारा सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। नॉन कम्युलेटिव में अर्निंग कितनी है जी, जी बिल्कुल दे सकता है,
हो सकता है फिर मंथ लेते हैं ना, शेयर के डिविडेंड के साथ भी मंथ लेंगे, शेयर्स के साथ भी मंथ, पूरा हमने मत मंथ दोनों को मंथ मिलेंगे। ये सवाल किए हुए तो हम लोग को टाइम हाँ सब में, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर भी। अगर ये 2024 से पहले कोई मर्जी डेट हो फिर टाइम फैक्टर नहीं लेते। 2024 में कहता मार्च के अंदर कन्वर्टेबल इशू किया है, या इस तरह के सवाल हमने 2-3 किए। हाँ जी, नंबर ऑफ शेयर में क्या चेंज आएगा, कितने में कन्वर्ट कर रहा है, 3 शेयर्स में। नंबर कितने हैं, 1 मिलियन, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू। अच्छा अब मुझे बताओ रैंकिंग किसकी 1 रखें, ऑप्शन की या इन दोनों में, दोनों का ईपीएस 0 आ रहा है, यहां पर कॉमन सेंस लगनी है, ऑप्शन या नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ जी, किसका रैंक 1 रखेंगे, ऑप्शन का बताएं जी, रैंक बता दें जरा ध्यान से, एक है हिंट है। देखिए ना, इस 3 ने डिवाइड होना है, 0.25 ने डिवाइड होना है, डिनोमिनेटर किसका ज्यादा है, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा उसने ज्यादा वैल्यू कम करनी है, दोनों 0 है ना, लेकिन डिनोमिनेटर देख लो, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा है वो मोस्ट डाइल्यूटेड हो जाएगा। कॉमन कहते हैं ना कि कुरान पाक में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी हुई है, अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। कोई एक और अक्ल वाला इधर, अच्छा इधर है, तो निशानियां होती हैं लेकिन अक्ल वालों की। खत्म होगी बात, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। अब हमने उस तरह से सीक्वेंस में अपना बताते जाना है कि किस पहले हम देखेंगे रैंक 1 को लेंगे, फिर रैंक 2 को लेंगे, रैंक कोई इंक्रीज इन अर्निंग, सारा वही प्रोसीजर। अपने सॉल्यूशन पे जाते हैं, ये तो सारी वर्किंग थी, सारा लिख लिया है ना, ये कोई लिख तो नहीं रहा। अब सवाल शुरू होने लगा, ये है आपका मेन सॉल्यूशन का पेज। सबसे पहले आपने लिख लेना बेसिक ईपीएस, 97.7 25.7 और कितना आ गया 3 अब आगे लिखेंगे रैंक 1 डाइल्यूटेड ईपीएस आफ्टर नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। बातें करने से ज्यादा ना सीक्वेंस सीखा करें। हाँ जी, हमारे पास आ जाएगा अर्निंग में अर्निंग एड 97.7 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 25.7 प्लस 3.4 डाइल्यूटेड। फिर उसके बाद रैंक नंबर 2 डाइल्यूटेड ईपीएस आफ्टर ऑप्शन। अब क्या करेंगे, अर्निंग में अर्निंग एड 97.7 प्लस 0 डिवाइड बाय 28.7 प्लस 0.3 ये भी डाइल्यूटेड, सब में लग रही है ना। रैंक नंबर 3 उसी तरह जो लास्ट रैंक है ना उसकी अर्निंग में इंक्रीमेंटल अर्निंग ऐड कर दो, इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर ऐड करते जाओ। रैंक नंबर 3 रैंकिंग देखनी है, ये है रैंक। शेयर्स हैं 10.2 और नंबर ऑफ सॉरी अर्निंग है 10.2 और शेयर्स है 4.8। ये डायरेक्ट भी पता चल जाता होता है। डाइल्यूटेड ईपीएस आफ्टर बॉन्ड्स 97.7 प्लस 10.2 ओवर ये कितना था 95 28.95 बनता है प्लस कितना 3.19 ये भी डाइल्यूटेड।
रैंक नंबर 4। अच्छा अगला मुझे डायरेक्ट ही पता है एंटी डिल्यूटेड है, ये नहीं कि इतने डिल्यूटेड है इसलिए एंटी डिल्यूटेड है। अगला ईपीएस 3.75 है। अगला ईपीएस जो हम प्लस करने जा रहे हैं ना जिसका फैक्टर वो 3.19 से ज्यादा है, तो जब हम एवरेज करेंगे वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। 3.19 से आंसर ज्यादा आएगा। करते तो हैं, शो तो करना है। हाँ जी, डाइल्यूटेड ईपीएस आफ्टर पी शेयर्स, पूरा सेंटेंस लिखना है, ऐसे मेक नहीं लिख लेना। हाँ जी, 93.7 प्लस 10.2 कितना है? 93.7 प्लस 10. अच्छा आप ना ये जरूरी नहीं कि ये प्लस करके लिखें, एज इज ऐसे ही एक्सटेंड करके लिखते जाएं, और एक्सटेंड करना ज्यादा होता है रीस्टेटेड के केस में, क्योंकि रीस्टेट सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर नहीं होते। तो वो जो इंक्रीमेंटल है उनके ऊपर हम उसको रीस्टेट नहीं करते। हाँ जी करें जरा इसका। अच्छा 97.3 प्लस ऐसे लिख लें 10.2 प्लस नई अर्निंग कितनी है 60 डिवाइडेड बाय 28.95 प्लस 4.8 प्लस नए कितना 60 कितना 3. एंटी डाइल्यूटेड। तो हमारा फिर आंसर क्या आया? डाइल्यूटेड ईपीएस कितना है 3.4, तो एंड पे लिखना भी है मोस्ट डाइल्यूटेड जो होता है हमारा वो आंसर होता है। तो डाइल्यूटेड ईपीएस दिसंबर 24 इज इक्वल टू 3. ये आपका आंसर। ये जो अभी आज हमने किया है ये 16 नंबर के ये 2 सवाल थे ईपीएस का, और अगला जो आपका पेपर है वो ईपीएस से थोड़ा कम पेपर आना है और रेशियो एनालिसिस ज्यादा, और हो सकता है आईएसबी फ्रेमवर्क के भी 4 एक नंबर का सवाल वो बनाया सब। ठीक है।